चलिए आज हम बात करेंगे यूएनएससी से जुड़ी एक खबर के बारे में। समंदर में दादागिरी नहीं चलेगी। यूएनएससी ने ईरान के खिलाफ कड़ा जो प्रस्ताव है सख्त वो पारित किया है। भारत पाकिस्तान समेत 135 देशों ने इसका साथ भी दिया है। खाड़ी देशों पर मिसाइल ड्रोन हमले रुकवाए जाएंगे और स्ट्रिक्ट ऑफ हार्बूज की जो धमकियां हैं उन पर जो एकजुटता है जो दुनिया ने वो दिखाई है। ईरान की जो अलग थलग पोजीशन है अब साफ दिख रही है। खबर देखें तो समंदर में दादागिरी नहीं चलेगी। यूएनएससी ने ईरान के खिलाफ उतरा। भारत और पाक समेत 135 देशों ने इसका समर्थन भी किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने जो ईरान है उसके खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव है वो पारित किया है, जिसमें ईरान के खाड़ी सहयोगी परिषद जीसीसी जो गल्फ देश हैं जैसे कि कुवैत है और सऊदी अरब है और कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन आदि जो देश हैं और जॉर्डन पर जो हालिया गंभीर और जो घोर हमलों की जो कड़ी निंदा है ईरान की वो यूएनएससी ने की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूएनएससी क्या है। तो इसकी जो स्थापना है यूएनएससी की वो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत बनी मुख्यालय न्यूयॉर्क में की गई थी। सदस्य की बात करें तो कुल 15 सदस्य, जिसमें 5 स्थायी जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन जिनके पास वीटो पावर है, और 10 अस्थायी जिसमें 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके कार्यों की बात करें तो युद्ध रोकना, संघर्षों पर प्रस्ताव पास करना, प्रतिबंध लगाना, शांति मिशन भेजना और अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करना है। वोटिंग की बात करें तो प्रस्ताव पास होने के लिए कम से कम 9 वोट चाहिए, वीटो न हो तो। हालिया इससे जुड़ी बात की करें तो ईरान के खिलाफ बहरीन प्रायोजित प्रस्ताव रिवॉल्यूशन 2817 पास किया है। 13 वोट पक्ष में चीन और जो ऑब्स्टेंड है। ईरान के जीसीसी देश जैसे कि बहरीन, कुवैत आदि और जॉर्डन पर हमलों की जो निंदा है, हार्बूज स्ट्रीट में नेविगेशन बाधित न करने की मांग और रिकॉर्ड 135 देशों में को स्पॉन्सर किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। यूएनएससी के रिवॉल्यूशन की बात करें निंदा प्रस्ताव की तो प्रस्तावक कौन है? बहरीन, जिसमें गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी देशों की ओर से, जिसमें जॉर्डन भी शामिल है। इसका उद्देश्य है ईरान के हालिया मिसाइल्स ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा और स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म ऑफ कंडम्स जीसीसी देशों जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर ये हमले जो भयानक बताए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा भी हैं। इनकी मांगें क्या है प्रस्ताव में? तो ईरान के तुरंत सभी हमले रोकने की मांग है, नागरिक क्षेत्रों इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद करने की और अंतर्राष्ट्रीय कानून व मानवीय कानून का पालन, वहीं स्ट्रिक्ट ऑफ हार्बूज जैसी जगहों पर नेविगेशन बाधित न करने की चेतावनी। वोटिंग की बात करें तो इसमें 15 में से 13 वोट जो है वो पक्ष में आए हैं, कोई विरोधी नहीं है। चीन और रूस ने एब्सटेन किया, वीटो नहीं लगाया। रिकॉर्ड के समर्थन की बात करें तो अब तक का सबसे ज़्यादा 135 देशों ने को स्पॉन्सर किया, पहला रिकॉर्ड जिसमें 134 था। इसमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, यूएई आदि शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान ने सक्रिय समर्थन जो है वो किया है। ईरान की इस पर प्रतिक्रिया की बात करें तो इसे बेलेंट मिसयूज यानी कि सुरक्षा परिषद का खुला दुरुपयोग बताया और निंदा की। अब बात करें हम भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में। तो भारत की जो इंडियन फॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं उनकी बात करें तो पिछला जो दौर है स्वतंत्रता के बाद नॉन अलाइनमेंट शीत युद्ध में किसी ब्लॉक से दूर रहना, 1991 के बाद स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। वर्तमान में अगर इसके प्रमुख जो सिद्धांत है उसकी बात करें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ग्लोबल साउथ की आवाज़ और इश्यू बेस्ड पार्टनरशिप जैसे कि क्वाड, एससीओ, ब्रिक्स और I2U2। हालिया इसके उदाहरण की बात करें तो यूएनएससी ने रिवॉल्यूशन 2817 ईरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को भारत ने को स्पॉन्सर किया और इसमें रिकॉर्ड भी है, जिसमें 135 देशों के साथ इसका समर्थन भी दिया गया है। जीसीसी देशों जैसे कि सऊदी अरब और इन्होंने ईरान के जो हमले हैं उनकी निंदा की है। स्ट्रिक्ट ऑफ जो हार्बूज है उसकी सुरक्षा पर भी जोर दिया है। भारत ने जीसीसी के साथ मजबूत आर्थिक ऊर्जा संबंध, तेल आयात और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दी है, जबकि रूस, चीन अपस्टेट हैं।
ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये दिखाता है कि भारत अब दादागिरी या आक्रामकता के खिलाफ खड़ा होता है जब वो उसके हितों यानी कि ऊर्जा और रूट व्यापार को प्रभावित करता है। साथ ही पाकिस्तान के को स्पॉन्सर था और दिखता है कि भारत क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यावहारिक स्टैंड लेता है। 2026 में इसके फोकस की बात करें तो यूएस चीन प्रतिस्पर्धा में बैलेंस, रूस में S-400 तेल, मिडिल ईस्ट में जीसीसी और इजराइल के साथ मजबूत टाई और ग्लोबल साउथ में लीडरशिप बनी हुई है भारत की। ईरान और खाड़ी जो देश हैं, ईरान जीसीसी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इसमें कारण क्या है ट्रिगर का? तो फरवरी 2026 के अंत में यूएस इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हवाई हमले शुरू किए। ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स लीडर सहित सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत और जिसके बाद में ईरान ने 28 फरवरी जीसीसी देशों जो गल्फ देश हैं उन पर जॉर्डन और सैकड़ों जो मिसाइल्स हैं और जो ड्रोन हैं वो लॉन्च किए। पहली बार इतिहास में सभी जीसीसी देशों पर एक साथ जो हमला है वो किया गया था गल्फ देशों पे। हमले का प्रभाव क्या हुआ? तो यूएई, कुवैत, बहरीन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। ऑयल रिफाइनरी बहरीन का गापको पोर्ट्स और जो रिसेड और जो एरिया हैं रिफाइनरी वगैरह के और यूएस जो बेसेज हैं जो वो टारगेट किए गए थे। सिविलियन की जो मौतें हैं वो काफ़ी बड़ी, घायल काफ़ी हुए। बहरीन में 32 मौतें हुई, कुछ घायल भी हुए। ऑयल फैसिलिटी बंद हुई, फोर्स जो मेज्योर है वो घोषित हुआ और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। इस पर अगर जीसीसी की प्रतिक्रिया की बात करें तो हमलों को अनजस्टिफिकेशन जो है बताया गया, यानी कि अन्यायपूर्ण जो है वो बताया गया। और यूएनएससी ने बहरीन की अगुवाई में रिवॉल्यूशन 2817 यानी कि 11 मार्च को 2026 में पास किया और ईरान की जो निंदा की है और तुरंत हमले रोकने की बात भी की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन और शांति के लिए जो खतरा है वो घोषित किया है। 13 वीटो पक्ष में और चीन और रूस अभी अब्सटेंड है और रिकॉर्ड जो है वो 135 देशों ने को स्पॉन्सर किया। भारत, पाकिस्तान, यूएस, यूके इसमें आदि शामिल हुए। ईरान के अगर इस पर स्टैंड की बात करें तो हमलों को यूएस इजराइल के खिलाफ जवाबी बताया और यूएनएससी प्रस्ताव को मिसयूज कहा और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पीस ऑफ सफरिंग वाला बनाया। शिपिंग पर जो खतरा है वो भी बढ़ाया। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करें, हार्मुज जलडब्रू मध्य की तो स्थिति और इसके आकार की, तो ईरान और ओमान और यूएई दक्षिण के बीच स्थित है। लंबाई इसकी 167 किलोमीटर है और ये सबसे सकरी जगह है जिसमें 33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, लगभग 21 मील। शिपिंग लेन सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर चौड़ी है। पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, वहीं अरबियन सी एक मात्र समुद्री रास्ता है। इसके महत्व की बात करें तो दुनिया के 20% क्रूड ऑयल्स और 25% एलएनजी, वहीं बहुत सारा जो तेल है और जो गैसें हैं वो यहीं से गुजरता है। रोजाना 20 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल ट्रांजिशन होता है। जीसीसी देशों जैसे कि गल्फ देशों की एक्सपोर्ट का मुख्य रूट है। बंद होने पर वैश्विक ऊर्जा संकट, तेल कीमतें आसमान छू सकती हैं, छू भी रही हैं। और 2026 में क्राइसिस की जो स्थिति है उसकी बात करें तो यूएस इजराइल के ईरान पर हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रिक्ट को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। आईआरजीसी ने जहाज़ों पर ड्रोन के हमले किए, मिसाइल अटैक किए और माइन बिछाने की जो धमकी है वो भी दी। इस पर कार्रवाई भी की गई। कमर्शियल शिपिंग लगभग रुक गई। ट्रैफिक जो है वो 70 से 90% कम हुआ। कई टैंकर फंसे हुए हैं। तेल कीमतें 20% तक ऊपर पहुंच चुकी हैं। यूएस ने ईरानी माइन जो लिंग है उन जहाज़ों को नष्ट किया, लेकिन जो खतरा है वो अभी भी जारी है। यूएनएससी रिजोल्यूशन की बात करें तो ईरान ने स्ट्रिक्ट में नेविगेशन बाधित करने, हमले, धमकियां रोकने की मांग की। समंदर में दादागिरी नहीं चलेगी वाली हेडलाइन इसी से जुड़ी हुई है। दुनिया जीसीसी के साथ खड़ी है। लगभग 135 जो देश हैं वो जीसीसी गल्फ देशों के साथ खड़े हैं और ईरान की आक्रामकता के खिलाफ भी हैं। भारत की जो तेल सुरक्षा जो एनर्जी है, इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी है, उसकी बात करें तो इसकी निर्भरता कितनी है? भारत रोजाना 5 मिलियन बैरल जो क्रूड आयात करता है, जिसमें से 40 से 55% लगभग 2 या 2.5 मिलियन बीपीडी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरता है। मुख्य इसके जो स्रोत हैं वो है ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और जो गल्फ देश हैं वो। ये बंद होने से तेल कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन भारत अभी पैनिक में नहीं आया है।
स्टॉक और बफर की बात करें तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कमर्शियल इन्वेंट्री से जो 25 दिन का जो क्रूड स्टॉक है वो पेट्रोल डीजल एटीएफ में 25% जो 25+ दिन और कुल मिलाकर 7 से 8 हफ्ते तक जो सप्लाई है वो कवर कर सकता है। सरकार कह रही है कंफर्टेबल पोजीशन में है और रोज जो स्टॉक है वो रिप्लेस हो रहा है। रेस्पॉन्स और डाइवर्जिफिकेशन की बात करें तो क्राइसिस में रूसी तेल आयात जो है वो 50% प्लस बढ़कर 1.5 मिलियन बीपीडी हो गया है। अन्य स्रोत जैसे कि यूएस, वेस्ट अफ्रीका, ब्राजील आदि से अतिरिक्त खरीदा जा रहा है। 70% प्लस आयात अब हार्बुज के बाहर से सुरक्षित एलपीजी एनएनजी में भी अल्टरनेटिव तलाश रहे हैं और प्रायोरिटी सेक्टर को गैस डाइवर्ट कर रहे हैं। चुनौतियों की बात करें तो लंबे समय तक बंदी से तेल जो बिल है वो बढ़ेगा। इन्फ्लेशन, एलपीजी की कमी जो है वो होगी, घरेलू रसोई प्रभावित होंगी। लेकिन भारत में जीसीसी के साथ मजबूत जो संबंध हैं और डाइवर्सिफिकेशन से शोक जो है वो कम होगा और डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी फोकस बढ़ सकता है। समंदर में दादागिरी नहीं चलेगी की बात करें तो यूएनएससी रिजोल्यूशन और 135 देशों के समर्थन ने भारत के क्षेत्रीय स्थिरता और अपनी ऊर्जा रूट्स की सुरक्षा पर जोर दिया। ये भारत की असर्टिव जो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबंध हैं उनके बारे में तो रिवॉल्यूशन टू 200 अगर 2800 अगर 17 की बात करें 2817 की तो इसमें कोई नया प्रतिबंध नहीं है। ये ईरान के जीसीसी देशों और जॉर्डन पर मिसाइल ड्रोन हमले, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नेविगेशन बाधा और अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है। ईरान ने तुरंत हमले रोकने और मानवीय कानून का पालन करने वहीं क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की मांग की है। 13 वोट पक्ष में और चीन, रूस जो हैं अभी अब एब्सटेन हैं और 135 देशों ने को स्पॉन्सर किया है। पहले से मौजूद प्रतिबंधों की बात करें तो सितंबर 2025 में जीसीपीओए स्नैपबैक से यूएन ने ईरान पर पुराने न्यूक्लियर जो संबंधित प्रतिबंध दोबारा लागू किए, जैसे कि आर्म्स एम्बार्गो और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रोक लगाई, एसिड फ्रीज ट्रेवल बैन किए और ईरान ने आईएईए इंस्पेक्शन रोके और न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाया, जिससे ये ट्रिगर हुआ। यूएस, ईयू और यूके के अतिरिक्त प्रतिबंधों की बात करें तो यूएस ने मैक्सिमम प्रेशर जारी रखा। तेल एक्सपोर्ट, सेलो फ्लीड ऑयल टैंकर, आरआईजीसी ड्रोन मिसाइल प्रोग्राम पर नए सेक्शंस। वहीं ईयू और यूके ने ह्यूमन राइट्स और वायलेशन और रूस को ड्रोन सप्लाई के लिए सेंसेक्स बढ़ाए। इसके प्रभाव की बात करें तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर जो दबाव है वो बढ़ा है, जिससे तेल एक्सपोर्ट कम हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में बंदी से खुद को नुकसान हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट्स यानी कि हूती के जरिए जवाब दे रहा है। यूएनएससी ने अलग थलग रूस की एब्सटेन, लेकिन कोई नया चैप्टर यानी कि 4th सेक्शंस फोर्सफुल रेवोल्यूशन टू 2817 में नहीं है। भारत के इस पर अगर स्टैंड की बात करें तो भारत ने कोई स्पॉन्सर किया लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखी, रूसी तेल आयात बढ़ाया, ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता और समंदर में दादागिरी नहीं चलेगी वाली हेडलाइन सभी वैश्विक दबाव से जुड़ी हुई है। भारत और पाकिस्तान का एक ही प्रस्ताव के अगर समर्थन की बात करें तो प्रस्ताव का सहप्रयोजन। कोई स्पॉन्सरशिप की बात करें तो बहरीन की अगुवाई वाले ये प्रस्ताव रिकॉर्ड 135 देशों ने कोई स्पॉन्सर किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा कोई स्पॉन्सर संख्या है। भारत के अगर स्टैंड की बात करें तो भारत ने सक्रिय रूप से समर्थन किया और क्योंकि ईरान के हमले और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में धमकियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में डाल रही हैं। भारत ने जीसीसी या देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को जो प्राथमिकता है वो दी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने कोई स्पॉन्सर किया, वोटिंग में पक्ष में वोट दिया और पाकिस्तान ने कहा कि वो खुद इन मामलों में इम्यून नहीं है, यानी कि नॉट इम्यून, यानी कि ईरान के हमले धमकियां पाकिस्तान को भी प्रभावित कर सकती हैं। ये ईरान पाकिस्तान संबंधों से तनाव दिखाता है।
क्यों दुर्लभ है ये और इसके प्रभाव की बात करें तो भारत पाकिस्तान आमतौर पर यूएनएससी में विरोधी स्टैंड लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ने एक ही प्रस्ताव का समर्थन किया है। दिखाता है कि ईरान की दादागिरी, आक्रामकता, क्षेत्रीय जो हित हैं उनके लिए खतरा है और दोनों देश व्यवहारिक रूप से जीसीसी ऊर्जा सुरक्षा के पक्ष में खड़े हैं। प्रभाव जो है, ये प्रस्ताव पास होने से 13 वोट पक्ष में होने से दुनिया एकजुट दिखी है। भारत पाकिस्तान का ये संयुक्त स्टैंड समंदर में दादागिरी नहीं चलेगी वाली हेडलाइन को और मजबूत बनाता है और दोनों पड़ोसी ईरान के खिलाफ एक पेज पर हैं। अब बात करें वैश्विक तेल बाजार की तो इसमें अगर सप्लाई डिसरप्शन की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से रोजाना 20 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल और काफ़ी एलएनजी गुजरता है। 28 फरवरी 2026 से ट्रैफिक लगभग रुक गया है। टैंकर अटैक, माइन बिछाने और आईआरजीसी की धमकियों से शिपिंग 90% कम है। सऊदी, इराक, कुवैत, यूएई में प्रोडक्शन कटौती, स्टोरेज भरने से 6 से 10 मिलियन बीपीडी जो है वो प्रभावित है। तेल कीमतों की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में भारी उछाल आया है। फरवरी अंत में $70 से मार्च 12, 2026 तक $90 से $100 प्लस हो गया है। ये EIA ने 2026 में औसतन $79 तक रिवाइज किया और एनालिस्टिक 100 से 135 प्लस या 200 तक की चेतावनी दे रहे हैं अगर ये बंदी नहीं लंबे समय तक चली तो। ग्लोबल इम्पैक्ट इससे क्या होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रभाव, तो IEA ने रिकॉर्ड 40 बिलियन बैरल रिजर्व रिलीज की घोषणा की है। शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी है। फ्रेंड रेजिस्ट रिकॉर्ड हाई हुआ है। इम्प्लीमेशन रिलेशन का खतरा हुआ है और मेल्ट्स, एग्रीकल्चर, ऑटो, एविएशन जैसे जो सेक्टर हैं वो प्रभावित हुए हैं और एशिया इमरजेंसी मार्केट सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो इसकी स्थापना और संरचना 1945 में यूएन चार्टर के तहत बनी है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हर साल सितंबर में रेगुलर सेशंस और ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी स्पेशल सेशंस जो हैं वो बुलाई जाते हैं। इसके कार्यों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना, रिजोल्यूशंस पास करना जैसे कि ह्यूमन राइट्स और पीस वगैरह पर, और बजट अप्रूव करना, नए सदस्यों को एडमिट करना। यूएनएससी रिवॉल्यूशन को सपोर्ट या क्रिटिसिज्म कर सकती है, लेकिन एफर्ट सेंट यूएनएससी पर निर्भर है। ईरान की जीसीसी क्राइसिस में भूमिका की बात करें तो अभी तक यूएनजीए ने कोई विशेष रिजोल्यूशन या इमरजेंसी सेशन नहीं बुलाई है। इस मुद्दे पर मुख्य फोकस यूएनएससी पर रहा। रिवॉल्यूशन 2817 जिसमें ईरान के हमलों की निंदा की गई है। यूएनजीए में कोई पैरेलल रिजोल्यूशन या इमरजेंसी सेशंस की खबर नहीं है। हालांकि कुछ एनजीओज और ग्रुप्स जैसे कि डाउन में इमरजेंसी यूएनजीए सेशंस की मांग की है वॉर को इलीगल घोषित करने के लिए, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। संभावित भूमिका और भारत के स्टैंड की बात करें तो भूमिका जैसे कि अगर यूएनएससी ने डेथ लॉक यानी जैसे कि वीटो होता है तो अनटाइटिंग और पीस के तहत 4 पीस के तहत यूएनजीए इमरजेंसी सेशंस बुलाकर कलेक्टिव एक्शन रिकमेंडेड जो है वो कर सकती है, जैसे 1950 में कोरिया क्राइसिस या 1956 में सियूज में हुआ था। लेकिन यहाँ यूएनएससी ने रिजोल्यूशन पास किया, इसलिए यूएनजीए की ज़रूरत कम पड़ी। सेक्रेटरी जनरल और यूएन एक्सपर्ट्स ने डी एस्केलेशन की अपील की है, लेकिन यूएनजीए स्तर पर कोई बड़ा कदम नहीं है। भारत के अगर स्टैंड की बात करें तो भारत यूएनजीए में अक्सर बैलेंस्ड अप्रोच लेता है, पीसफुली रिजोल्यूशन डायलॉग पर जोर देता है। यूएनएससी में को स्पॉन्सर्स करके भारत ने जीसीसी के साथ खड़ा दिखाया है। यूएनजीए में भी यही स्टैंड रख सकता है अगर सेशंस बुलाई जाए तो। समंदर में दादागिरी वाली ये जो हेडलाइन है ये काफ़ी एकजुटता में देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय अगर कानून की बात करें, इंटरनेशनल लॉज की बात करें तो यूएन चार्टर का इसमें उल्लंघन हुआ है। ईरान के हमले आर्टिकल 2 के 4 का उल्लंघन है, जो किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है।
प्रस्ताव में कहा गया कि ये हमले बीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं और सीरियस थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पैदा करते हैं। ईरान ने यूएस इजराइल हमलों को आर्टिकल 51 यानी कि सेल्फ डिफेंस के तहत जस्टिफाई किया, लेकिन जीसीसी पर हमले डिसप्रोपोर्टानेट और अनप्रोव्ड जो हैं वो माने गए हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है IHL, उसके प्रस्ताव की बात करें तो डिप्लोरीज की सिविलियन ऑब्जेक्ट और टारगेट किए गए हैं, जिससे कि सिविलियन कैजुअलिटी हुई है। ये जेनेवा कन्वेंशंस और IHL का उल्लंघन है, जहां सिविलियंस और सिविलियन ऑब्जेक्ट को इंटेंशनली टारगेट करना प्रोहिबिटेड है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करें तो स्टेट ऑफ हार्बूज में जहाज़ों पर हमले, धमकियां या ऑब्स्ट्रक्शन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ ऑन द लॉ ऑफ सी UNCLOS का उल्लंघन है, जो पैसेज और जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की गारंटी देता है। प्रस्ताव ने ईरान से ऐसी कार्रवाइयों को रोकने की मांग की और इसे ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए खतरा बताया। UNGC की अगर भूमिका की बात करें तो रिवॉल्यूशन 2817 की बात करें तो उसमें 13 वोट से वापस पास किया और 135 देशों ने कोई स्पॉन्सर किया। ये लीगली बाइंडेड है और ईरान से तुरंत हमले रोकने और IHL का पालन करने की मांग करता है। ईरान ने इसे बैलेंटेड मिसयूज कहा है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करें यानी कि नौवहन की जो स्वतंत्रता है, तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन की बात करें तो नौवहन की स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी संप्रभु राज्य की जहाज, सिविलियन या मिलिट्री अंतर्राष्ट्रीय जल हाई सीज में बिना किसी अन्य देश के हस्तक्षेप के नौवहन कर सकते हैं। ये जो सिद्धांत हैं वो प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि UNCLOS 1982 के आर्टिकल 87 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हाई सी उसी सभी राज्यों के लिए खुले हैं जिसमें नौवहन की स्वतंत्रता शामिल है। महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो इसमें जैसे कि हाई सी स्टेट यूज फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हार्बूज है, और एक्सक्लूशन इकोनॉमी जोन और टेरिटोरियल सी। स्टेट ऑफ हार्बूज के संदर्भ की बात करें तो ईरान की धमकियां और कार्रवाइयां जो हैं उनसे इस स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। UNSC रिजोल्यूशन 2817 ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्बूज जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला स्टेट है। यहाँ ट्रांजिट पैसेज की गारंटी है और दुनिया ने इसकी निंदा भी की है, क्योंकि ये वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है। भारत के अगर इस पर स्टैंड की बात करें तो भारत UNCLOS का पक्षधर है और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में नौवहन, ओवरफ्लाइट और निर्बाध वैध व्यापार की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। समंदर में दादागिरी नहीं चलेगी वाली हेडलाइन इसी सिद्धांत की रक्षा से जुड़ी है। ईरान की आक्रामकता से स्ट्रेट बंद होने पर भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उस पर जो खतरे हैं वो जो तेल आयात के जो सुरक्षा तेल आयात के जो खतरे हैं वो पड़ते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये सिद्धांत वैश्विक व्यापार, तेल गैस सप्लाई और शांति बनाए रखना है। कोई भी देश जैसे कि ईरान इसे जबरन बंद नहीं कर सकता। ये UNCLOS के तहत अवैध है। भारत की जो एक्ट वेस्ट नीति है उसकी बात करें तो इसकी उत्पत्ति और विकास 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने लुक वेस्ट शुरू की और GCC और वेस्ट एशिया के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए 2014 में मोदी सरकार ने इसे लिंक एंड एक्टिविस्ट या एक्टिविस्ट में बदला। अब सिर्फ देखना नहीं बल्कि सक्रिय रूप से जुड़ना, निवेश करना और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना और हाई लेवल विजिट करना मुख्य उद्देश्य था। फोकस इसके क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा 90 लाख प्लस भारतीय डायस्पोर और व्यापार निवेश और वहीं डिफेंस सिक्योरिटी और नए क्षेत्र जैसे जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है और जो हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और IMEE जो है इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरपोरेशन कॉरिडोर आदि हैं।
इन पर इनका जो मुख्य फोकस है वो बना हुआ है। मुख्य जो उपलब्धि हैं इनकी, उनकी बात करें तो पीएम मोदी के कई जो विजिट हैं, जैसे यूएई में 7, सऊदी अरब, कतर, इजराइल, ईरान और जॉर्डन आदि कई देशों ने भारत को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। और डी हाइफ नेशन इजराइल पैलेस्टाइन अलग अलग मजबूत संबंध हैं। जीसीसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और क्षेत्र में भारत को स्टेबलिटी फोर्स के रूप में देखा जाना है। 2026 में क्राइसिस की अगर भूमिका की बात करें तो ईरान जीसीसी संघर्ष और स्टेट ऑफ हार्मुज बंदी में भारत ने यूएनएससी रिजोल्यूशन 2817 को स्पॉन्सर किया। साथ ही जीसीसी के साथ मजबूत संबंधों को प्राथमिकता दी, क्योंकि वेस्ट का व्यवहारिक उदाहरण है राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। महत्व की बात करें तो ये नीति भारत को मल्टी अलाइनमेंट में मजबूत बनाती है। जीसीसी इजराइल के साथ मजबूत, ईरान रूस के साथ बैलेंस और समंदर में दादागिरी नहीं चलेगी वाली हेडलाइन इसे असर्टिव स्टैंड से जोड़ती है। अब बात करें कुछ रणनीतिक जो चेक पॉइंट्स हैं उनके बारे में, तो वो हैं स्टेट ऑफ हार्मुज। ईरान और ओमान के बीच पर्सियन गल्फ से अरेबियन जो सी है उस तक फैली हुई है। दुनिया का 20 से 21% जो क्रूड ऑयल है और जो काफ़ी एलएनजी यहीं से गुजरता है। 2026 में क्राइसिस में ईरान ने इसे प्रभावी रूप से बंद कर दिया। तेल कीमतें 90 से $100 तक पहुंच चुकी हैं। वैश्विक संकट काफ़ी बढ़ चुका है और यूएनएससी ने निंदा की, क्योंकि यह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का उल्लंघन है। स्टेट ऑफ मलक्का की बात करें, मलक्का जलडमरू मध्य की, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच इंडियन ओशियन से पैसिफिक ओशियन तक दुनिया का सबसे व्यस्त चेक पॉइंट 23 से 24 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहाँ से गुजरता है। जैसे कि जो चीन है, जापान है, भारत जैसे एशियाई देशों के लिए मुख्य रूप से रूट है यही। पायरेसी और जियोपॉलिटिकल रिस्क इसमें कुछ ज़्यादा है। इसकी बात करें बावेल मंदम जो जलडमरू मध्य है, तो ये यमन और जिबूती के बीच रेड सी से गल्फ ऑफ एडेन तक फैला हुआ है। और स्यूज नहर का दक्षिणी प्रवेश द्वार यही है और 10 से 12% वैश्विक तेल और एलएनजी यहीं से गुजरता है। स्यूज कैनल की बात करें, स्यूज नहर की, तो मिस्र में मेडिटेरियन सी से रेड सी तक ये फैली हुई है। यूरोप एशिया का सबसे छोटा रूट यही है, लगभग 11 किलोमीटर यहीं से बचता है। 10 से 12% वैश्विक जो व्यापार है वो यहीं से गुजरता है। पनामा कैनल की बात करें तो अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक ये बनी हुई है। यूएस ईस्ट वेस्ट ट्रेड और एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से 5 से 6% वैश्विक व्यापार, सूखा या राजनीतिक जो मुद्दा है वो यहीं से प्रभावित होता है। अब बात करें हम भारत की जो ऊर्जा व्यापार जो निर्भरता है उसके बारे में। भारत की जो ऊर्जा व्यापार निर्भरता है उसकी बात करें तो क्रूड ऑयल पर निर्भरता, जैसे कि भारत अपनी क्रूड ऑयल खपत का 88% जो है वो आयात करता है। ये लगभग 89% के करीब है और घरेलू उत्पादन सिर्फ 11 से 12% कवर करता है। रोजाना आयात 5.5 मिलियन से बैरल तक है जो रिकॉर्ड हाई पर है। हार्मुज रूट के अगर हिस्से की बात करें तो भारत के क्रूड आयात का 52% यहीं से गुजरता है स्टेट ऑफ हार्मुज से। मुख्य स्रोत हैं इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर आदि देश। 2025 में ये हिस्सा 41% था, लेकिन रूसी क्रूड कम होने से बढ़ गया है। क्राइसिस में ये रूट बंद होने से काफ़ी जो खतरा है वो बड़ा है। अन्य ऊर्जा स्रोत की बात करें तो प्राकृतिक जो गैस है, प्राकृतिक अगर गैस की बात करें, प्राकृतिक अगर गैस की बात करें तो ये 50% आयात होता है। कतर से बड़ा हिस्सा हार्मुज से यहीं से गुजरता है। कोयला ज़्यादातर घरेलू है, बिजली का 75% कोयले से होता है, लेकिन एलएनजी सप्लाई प्रभावित होने से जो कोयला है वो उपयोग उसका बढ़ गया है। स्टॉक और बफर की बात करें तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कमर्शियल स्टॉक से कुल 74 दिन का कवरेज है और जिसमें कि कुछ रिपोर्ट्स में ये 70 से 74 दिन तक का बफर बताया गया है। शॉर्ट टर्म डिसएर्प्रेशन के लिए पर्याप्त, लेकिन लंबे क्राइसिस में ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। डाइवर्सिफिकेशन और रेस्पॉन्स की बात करें तो भारत अब 27 से 40 देशों से आयात करता है। क्राइसिस में रूसी क्रूड आयात है और
यूएस बेस्ड अफ्रीका लैटिन अमेरिका से अतिरिक्त जो आयात है वो करता है। 70% आयात अब हारबूज के बाहर से सुरक्षित हो रहा है। सरकार का दावा है कि जो पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और उसमें कोई कमी नहीं है। अब बात करें मिडिल ईस्ट में जो भू राजनीतिक रणनीति है उसके बारे में, जियोपॉलिटिकल ऑफ जो मिडिल ईस्ट है उसके बारे में। तो ट्रिगर और एक्सक्लेशन की बात करें तो यूएस इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स लीडरशिप को डेसेपिटाइट करने की कोशिश की। ईरान ने जीसीसी पर हमले करके जवाब दिया। ऑयल जो रिफाइनरी हैं, जो पोर्ट्स हैं, यूएस बेसिस हैं, वो टारगेट किए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज प्रभावित रूप से बंद है। 20% वैश्विक तेल और एलएनजी ट्रैफिक रुक गया है और तेल कीमतें 90 से $100 तक पहुंच चुकी हैं। शिपिंग 90% कम है। की प्लेयर्स और अलायंस की बात करें तो ईरान, जीसीसी, गल्फ देश, सऊदी अरब और यूएई आदि, यूएस, इजराइल, अन्य देश, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन बैलेंस कर रहे हैं। रूस तेल एब्सटेन करके न्यूट्रल है। होती यमन ने रेड सी में हमले बढ़ाए हैं। प्रभाव की बात करें तो क्षेत्रीय जो युद्ध है, भारत का जो स्टैंड है और जो प्रभाव हैं उनकी बात करें तो क्षेत्रीय जो युद्ध है वो बदल गया है। जीसीसी की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। स्टॉक मार्केट बंद है। एलएनजी प्रोडक्शन होल्ड है। वैश्विक जो इन्फ्लेशन है और जो रिसेशन है उसका जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ गया है। यूएनएससी ने ईरान अलग थलग, लेकिन कोई नया सेंसेक्स या जो कीपिंग है वो नहीं हुई है। भारत के स्टैंड की बात करें तो एक्ट वेस्ट पॉलिसी के तहत जीसीसी के साथ खड़ा है। यूएनएससी में कोई स्पॉन्सर किया। ऊर्जा सुरक्षा जो है उसको प्राथमिकता दी। समंदर में दादागिरी नहीं चलेगी वाली हेडलाइन इसे वैश्विक एकता से जोड़ती है। भविष्य की बात करें तो अगर हार्मुज जल्दी नहीं खुला तो जो कैटास्पर्ब और जीसीसी ने सेल्फ डिफेंस का हक बताया है। यूएन चार्टर्स आर्टिकल 51 के तहत ये उनका हक है। डी एस्केलेशन की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो युद्ध है वो लंबा चलेगा। निष्कर्ष की बात करें तो इस घटना से स्पष्ट होता है कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। भारत सहित कई देशों का समर्थन यह दर्शाता है कि समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और जो वैश्विक स्थिरता है उसको बनाए रखना आवश्यक है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरे वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही ऐसे संकटों का स्थायी समाधान है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।